मैं कंचन देवी। इस गांव में मुझे 40 साल हो चुके हैं। हर गांव की तरह ये गांव भी एक आम गांव हुआ करता था, पर मेरे पति महेंद्र चौधरी की मौत के बाद सब कुछ बदल गया। तुम्हारे जाने के बाद गांव वाले पूरी तरह बदल गए। आधे से ज्यादा तो बिक गए और अब बाकी बच्चे लोगों ने भी उम्मीद छोड़ दी है। उन्हें इस बात का यकीन हो चुका है कि कुछ ही दिनों में हमारा गांव हमसे छिन जाएगा। पर गांव वालों का क्या है, ये तो कुछ भी सोचते हैं। इन्हें तो ये भी लगता है कि तुम अब कभी लौट के नहीं आ सकते। पर बहुत जल्द ये जान जाएंगे कि मरे हुए इंसान को इंसानी दुनिया में कैसे लाया जाता है। मैं करूंगी तुम्हें जिंदा। तुम सुन रहे हो ना? ओह, मैं तो भूल ही गई कि तुम सुन ही नहीं सकते। खैर, आज शाम आ रही हूं तुमसे मिलने, उसी बगीचे में। ये वही बगीचा था जहां मेरे पति की मौत हुई थी। हालांकि इस गांव के लोग उस बगीचे को शापित मानते हैं। वो कहते हैं कि ये बगीचा उन्हें अपनी तरफ खींचता है, पर मुझे सबसे ज्यादा सुकून उस बगीचे में ही मिलता था। मैं घर से बाहर निकली ही थी कि मुझे बगीचे वाले रास्ते से मेरी बेटी अनु और मेरा नाती कुंदन आते हुए दिखे। मैंने सोचा, ऐसे तो उस बगीचे की तरफ कोई भी नहीं जाता, तो फिर ये दोनों कहां से आ रहे हैं? जैसे ही वो मेरे करीब आए, मैंने उनसे पूछा, तुम दोनों कहां से आ रहे हो? वो नानी, बगीचे के पीछे से। बगीचा? तू कब से बगीचे के पास जाने लगा? नानी पास नहीं, पीछे। वो वहाँ मैदान है ना, तो मैं वहीं खेल रहा था। और ये तेरी मासी, ये तेरे साथ क्या कर रही है? वो मैं भी बगीचे के पीछे ही गई थी कुंदन के साथ। वो आज काम से जल्दी आ गई थी तो बाहर घूमने चली गई। ठीक है, जाओ फिर घर जाओ, वैसे भी रात होने वाली है। तुम कहाँ जा रही हो? घूम कर आती हूँ। घूमने? पर कहाँ? पूरा गांव है घूमने के लिए, कहीं भी घूम लूंगी। तू घर जा। चल कुंदन। उसके बाद अनु और कुंदन घर चले गए। पर मैं ये सोच रही थी कि कहीं उन्हें उस राज के बारे में तो पता नहीं चल गया जो बस मेरे और मेरे पति के बीच में था। कुछ ही देर बाद मैं बगीचे के अंदर वाली झोपड़ी में पहुंच गई और अंदर पहुंचते ही मुझे उनकी आवाज आई। आ गई तू? हाँ। तू जो कुछ भी कर रही है, तुझे लगता है ये ठीक है? किसके लिए? गांव वालों के लिए। और किसके लिए? क्या उनके साथ ही सब करना ठीक है? हाँ, उनका फायदा ही है इसमें। कैसा फायदा कंचन? मेरे यहाँ होने का कर्ज गांव वाले चुका रहे हैं। तुम रहोगे तो गांव रहेगा, वरना कुछ भी नहीं बचेगा। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम गांव वालों के खून से खेलती रहो। भूलो मत कि तुम अब इंसान नहीं हो, एक आत्मा हो, और तुम्हें इस इंसानी दुनिया से जोड़े रखने के लिए मुझे हर अमावस को इंसानी खून की जरूरत पड़ती है। मैं वही कर रही हूँ जो जरूरी है। अच्छा, तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि तुमने मास्टर जी तक को इन सब में फंसा लिया? मास्टर जी मेरे दोस्त थे, मेरे करीबी थे, पर तुमने उनका भी वही हश्र किया जो बाकी गांव वालों का। भूलो मत कि तुम्हारी आत्मा को आवाज मास्टर जी के कारण ही मिली है। पर वो मेरे दोस्त थे। वो सिर्फ तुम्हारे दोस्त नहीं थे, वो हमारे पूरे परिवार के भी बहुत करीबी थे। हाँ, और इसलिए तुमने अब परिवार वालों को भी इसमें घसीटना शुरू कर दिया है। मतलब ये अनु और कुंदन यहाँ आए थे क्या? हाँ, आए थे और तुम्हारी इन लिखी हुई चिट्ठियों को पढ़ रहे थे। ये अनु और कुंदन यहाँ क्या करने आए थे? और जब मैंने उन्हें पूछा तो उन्होंने मुझसे ये क्यों कहा कि वो बगीचे के पीछे गए थे? पता करना पड़ेगा
आप क्या करोगे? उसकी चिंता तुम मत करो, मैं उन्हें देख लूंगी। तुम आने वाले अमावस के लिए तैयार रहना। चलती हूँ। घर लौटते हुए मुझे इस बात का अंदाजा हो चुका था कि आज नहीं तो कल मेरे घर वाले मुझसे सवाल तो जरूर करेंगे, पर मैं अच्छी तरह जानती थी कि मुझे उन्हें क्या जवाब देना है। मैं जैसे ही घर पहुंची तो देखा सामने मेरी बेटी अनु खड़ी थी। अन्नू, आप कहाँ से आ रही हो? मैं घूमने गई थी। कहाँ? बगीचे में? हाँ, बगीचे में कहाँ गई थी? बगीचे में मैं उस झोपड़ी में गई थी। अच्छा, तो आप झोपड़ी में जाती हैं? क्या करती हैं आप वहां जाके? वहां जाकर मुझे अच्छा लगता है। वहां मैं तेरे पापा को महसूस कर पाती हूँ। मुझे लगता है कि मैं उनसे बात कर सकती हूँ। अच्छा, और कैसे बात करती हैं आप उनसे? चिट्ठियां लिख कर बात करती हूँ। और चिट्ठियों में लिखी बातें वो पढ़ लेते हैं? हाँ बिल्कुल, ऐसे बहुत से लोग हैं जो मरने के बाद भी लोगों के लिए चिट्ठियां लिखते हैं। तो आप वो चिट्ठियां घर पर क्यों नहीं लिख लेती? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनका साया यहाँ पर है। मुझे लगता है उनका साया बगीचे में है। और साया आपकी चिट्ठियां पढ़ लेता होगा? हाँ, क्यों? तुम्हें नहीं लगता? नहीं। तो फिर तुम्हें क्यों आवाज आई थी पापा की? तुम्हें भी तो आई थी ना सपनों में उनकी आवाज। माँ, मुझे आपकी बात समझ ही नहीं आती है। पता नहीं आप क्या कहती रहती हो। उसके बाद अनु ने मुझसे कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चली गई। पर मुझे इस बात का अंदाजा लग गया था कि अनु के सवाल पूरी तरह से खत्म नहीं हुए थे और आगे चलकर वो मुझसे ऐसे और भी सवाल कर सकती थी। इसीलिए मुझे अब ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे परिवार वाले मेरी उस लड़ाई का हिस्सा बने। एक ऐसी लड़ाई जिसकी शुरुआत उस दिन हुई थी जब देर रात किसी ने हमारा दरवाजा खटखटाया था। और जब मेरे पति ने दरवाजा खोला तो सामने जॉन मैथ्यू खड़ा था। वही जॉन मैथ्यू जो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और उसका एक ही मकसद था, गांव वालों की सारी जमीन हथियाना। क्या बे बुड्ढे, गया नहीं तू अभी तक यहां से? क्या चाहिए तुम्हें? क्यों आए हो यहाँ? तेरी जमीन छीनने। दे क्यों नहीं देता? निकल जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ मत आना। ए बुड्ढे, जुबान संभाल के बात कर, वरना वो हाल करूंगा कि बोलने लायक नहीं बचेगा, समझा? तुझे जो करना है कर, पर मैं अपनी जमीन और ये गांव छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। गांव? कौन सा गांव? अरे कैसा गांव? नजर घुमा के देख चौधरी, आधे से ज्यादा गांव खाली हो चुका है, बिक चुके हैं लोग, और जो रह गए हैं उन्हें भी जल्दी खरीद लूंगा मैं। फिर ना तो बचेंगे लोग और ना तेरा गांव। जब पूरे गांव की जमीन हड़प ही लोगे तो आखिर मेरी जमीन लेकर क्या करोगे? पूरा का पूरा गांव चाहिए मुझे चौधरी, कुछ नहीं छोड़ूंगा। गांव की एक भी जमीन नहीं, समझा? क्या करना है तुझे पूरे गांव का? क्या चाहता है तू? कुछ ऐसा जो तुम सोच भी नहीं सकते, कुछ इतना बड़ा जो तुमने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इसीलिए बेहतर यही होगा कि अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और निकल जाओ यहां से, समझ गए? मैंने कहा ना, मैं अपना घर और ये गांव कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर तो तुझे धक्के मार के निकाल कर तेरी जमीन को हथियाना होगा। मेरे होते हुए तू ये कभी नहीं कर सकता। और जो तुम ना हुए तो तब क्या होगा? तुम्हारे बाद बस 2 बेटियां ही रह जाएंगी, कहीं उनके साथ कुछ हो गया तो? बेटियों को बीच में मत ला। तो अपने बुढ़े को समझाती क्यों नहीं कि इस उम्र में ये अकड़ किसी काम नहीं आएगी। वक्त रहते निकल जा इस गांव से, वरना चलता हूं।